दोस्तों कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि इच्छाएं बहुत हो जाती है लेकिन उसके हिसाब से जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। तो फिर जो मन की इच्छा होती है वो बढ़ती ही जाती है। और इच्छा खत्म कब होती है दोस्तों? जब अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को चीजें मिल जाए। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ। 32 साल की जिसकी उम्र थी। पति अक्सर ही काम में व्यस्त रहा करता था। काम का इतना ज्यादा प्रेशर था और परिवार की जिम्मेदारी जो थी वो पत्नी को समय नहीं दे पाता था। और फिर पत्नी को एक दूसरे पुरुष की तरफ जाना एक बहुत ही खतरनाक खेल हो जाता है। वो पुरुष कोई और नहीं बल्कि उसके ही घर का कोई सदस्य था। रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर पर रहा करता था। अच्छा खासा उसके पास पैसा था और पत्नी के जाने के बाद वो अकेला महसूस कर रहा था। तो फिर एक दिन वो अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था और शरीर में मालिश कर रहा था। अचानक से वो कमरे के अंदर आती है और प्रवेश करके वो जो देखती है देख करके दंग रह जाती है। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी इतना बड़ा नहीं देखा था। मन ही मन वो सोचने लग जाती है कि अगर घर पर ही सारा कुछ है तो फिर बाहर तलाश करने की क्या जरूरत है। क्यों ना घर पर ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अब उसे अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करने लगती है। और फिर जब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब ये खेल शुरू होता है दोस्तों, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक खेल साबित होता है। इस खेल का जो परिणाम निकल कर आता है वो भी बहुत ही बुरा निकल करके सामने आता है। आइए दोस्तों आपको पूरी घटना बताने का प्रयास करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक हाइप बिल्कुल भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की जो सच्ची घटना लेकर के आई हूँ, ये घटना जो है वो दिल्ली की एक जगह की है। यहीं पर रहने वाला चंद्रभान, जो कि नगर पालिका में नगर निगम में नौकरी करता था, वो क्लर्क के पद पर था। अच्छी खासी उसकी इनकम थी, पैसे भी वो बहुत अच्छे से कमाया था। एक बेटा होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश की शादी को मात्र 2 साल हुआ था। दिनेश की पत्नी जिसका नाम राधिका था, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, बच्चे अभी हुए नहीं थे। दोस्तों चंद्रभान बेशक सरकारी नौकरी में था, लेकिन जो उसका बेटा दिनेश था वो कहीं सेटल नहीं हो पाया था। वो अपना भविष्य और जो उसका करियर होता है दोस्तों, वो उसको बनाने के लिए अभी तक भटक ही रहा था। कहीं जॉब करता तो 2 महीना 3 महीने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा वो नौकरी करता ही नहीं था। ज्यादा उसकी नौकरी टिकती ही नहीं थी। अभी तक वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है। दोस्तों वर्तमान में फरीदाबाद में वो नौकरी में जाया करता था। दिल्ली से काफी दूरी तय करता था। स्ट्रगल भरी जिंदगी थी, बहुत ही ज्यादा उसका संघर्ष था। उसकी पत्नी जो राधिका होती है वो पति के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सुबह 10 बजे आता तो रात को 10 से 11 बजे से पहले वो वापस भी नहीं आया करता था। और जब वापस आता तो दिन भर का थका हारा खाना पीना खा करके सो जाया करता था। पत्नी अगर कभी कुछ इच्छा जाहिर भी करती थी तो फिर थकान और काम का बोझ बता करके वो उसे इग्नोर कर दिया करता था। अभी शादी हुए उनके मात्र 2 साल हुए थे। जो चीजें उसे चाहिए होती थी वो उसे मिल नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर उसे यही लग रहा था कि लोग जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में पत्नी तक को भूल जाते हैं। जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है। जब शरीर को सुख मिले और घर में सुख और शांति रहे, वही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों वो बातें दिनेश नहीं समझता था। राधिका मन ही मन खूब तड़पा करती थी। चंद्रभान भी रिटायर होकर के अब घर पर आ चुका था। पत्नी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। दरअसल दोस्तों जो चंद्रभान था वो भी कम अयास नहीं था। पत्नी के जाने के बाद उसके गम में दोस्तों वो 1 महीने 2 महीने तो रहा, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि उसकी जो जरूरतें हैं वो भी अब उसकी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों सारे हथकंडे अपनाना शुरू कर देता है। पैसे पर वो महिलाओं को लाता था, या फिर वो कुछ उसके साथ कम करने वाली कुछ औरतों को भी उसने सेट करके रखा हुआ था। तब तक उसकी जरूरत तो पूरी हो रही थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब उसे भी अकेलापन महसूस होने लगा कि वो करे तो क्या करे। अब तो वो घर पर रहने लगा था। घर पर सिर्फ बहुत ही बेटा जो था वो नौकरी चला जाया करता था। पूरा घर ही खाली रहता था और अकेलापन उसे ऐसा करता था कि मानो उसे किसी जेल में कैदी की तरह उसे जीवन बिताना पड़ रहा हो। पैसा उसके पास बेशक था, लेकिन शरीर को सुख और शांति जो थी वो उसके पास नहीं थी। अब वो सोचने लगता है कि यार ये जिंदगी भी बहुत लंबी है, पता नहीं कितने दिन जिएंगे और कैसे कटेगा ये जिंदगी। तो फिर एक दिन वो अपने शरीर में कमरे में बैठ करके तेल लगा रहा होता है। तभी जो उसकी बहू होती है दोस्तों वो नहा रही होती है। जो चंद्रभान होता है उसकी नीयत तो बहुत पहले से ही बहू पर खराब थी। वो उसे खूब लुभावने दिया करता था, लेकिन अभी तक वो उसके लुभावन में उतने ज्यादा आई ही नहीं थी, वो फंसी ही नहीं थी। दोस्तों चंद्रभान जो था वो अपनी बहू को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसकी बहू भी जो थी वो भी कहीं ना कहीं उसके स्वभाव से अच्छे से परिचित हो चुकी थी। उसे भी ये चीजें कोई बुरी नहीं लगती थी। पति की व्यस्तता देख करके उसको लगा कि चलो कम से कम कोई तो घर में है जो कि उसका एंटरटेनमेंट कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जो कुछ अपनी आंखों से देखेगी उसके बाद जो कुछ होने वाला है दोस्तों, उसने अपने पूरे जीवन में कभी कल्पना नहीं की होती।
एक दिन की बात होती है, दोपहर का समय होता है और ये बाथरूम में नहा करके अभी फिलहाल बाथरूम से बाहर आ रही होती और बाहर आने के बाद ये कपड़े पहनती है और फिर चंद्रभान के लिए चाय लेकर के उसके कमरे में जाती है। जब वो चाय लेकर के जाती है और दरवाजा खोलती है तो फिर वो जो नजारा देखती है वो दंग रह जाती है। चंद्रभान ने अंदर से दरवाजे को बस ऐसे ही सटाया था, लॉक नहीं किया था और फिर वो अपने पूरे बदन में तेल लगा रहा था और तेल लगाते लगाते फिर वो अपनी कुछ निजी अंगों पर भी लगा रहा था। शायद वो अपने अकेलेपन को दूर कर रहा था, लेकिन अचानक से जब राधिका की नजर पड़ जाती है तो राधिका दंग रह जाती है। जैसे ही राधिका दरवाजा खोलती है, चंद्रभान छुपने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राधिका की नजरें और चंद्रभान की नजरें एक हो जाती है। राधिका वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। वो पीछे मुड़ करके जाने का प्रयास करती है, तब तक चंद्रभान उसे रोक लेता है, कहता है कि इधर आओ बैठो। वो जा करके वहां पर बैठ जाती है। चंद्रभान कहता है कि पत्नी है नहीं और इस उम्र में भी मुझे भी जरूरत महसूस होती है, लेकिन बेटे से कहना नहीं, मैं तुमसे बस कह रहा हूँ, नहीं तो बेटा कहेगा कि घर में बैठ करके मेरे पत्नी के सामने बैठ करके ऐसी उल्टी सीधी हरकत करता हूँ। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। कहती है कि ठीक है, नहीं कहूंगी। उसका चेहरा लटक जाता है। उसने पहली बार इतना बड़ा सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। उसके मन में जो है अंदर से उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है। उसको लगा कि जब घर में ही ये सब कुछ मौजूद है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। अब वो भी बैठ जाती है और कहती है कि लाओ मैं आपका पैर दबा देती हूँ। और पैर दबाते दबाते दोस्तों वो उसके जो हाथ होते हैं उसके गलत अंगों पर, निजी अंगों पर पड़ जाते हैं। अब वो उसको पूरी तरीके से जो है आगे करने शुरू कर देती है। ये देख करके जो चंद्रभान होता है वो पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है। चंद्रभान समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसे भी किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। चंद्रभान पूछने लगता है कि आप बेटे से तुम्हारी नहीं बनती है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तो फिर राधिका बताती है। ये सुनकर के चंद्रभान भी दंग रह जाता है। राधिका बताती है कि बेटा तुम्हारा सारा दिन पैसे कमाने के ही चक्कर में परेशान रहता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं भी उसकी पत्नी हूँ। 8 दिन 10 दिन तो कभी कभी तो 15 दिन भी बीत जाता है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है। ये सुनकर के चंद्रभान को लगा कि यार ये कैसा लड़का है। चंद्रभान राधिका से कहता है कि तुम्हारी और मेरी जो समस्या है वो दोनों की एक ही तरह है। तुम भी किसी चीज के लिए तड़प रही हो और मैं भी किसी चीज के लिए तड़प रहा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों ही लोग समझौता कर लेते हैं और फिर घर के ही अंदर ये सारा सब कुछ चलता भी रहेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी बेटा नौकरी करने जाता है। दोस्तों अब राधिका जो थी वो कंप्रोमाइज कर लेती है। राधिका ने पहली बार किसी इतनी उम्र के व्यक्ति के साथ और इतनी ताकत भरा हुआ देखा था, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो अपने को उसको समर्पित कर देती है और फिर देखते ही देखते दोस्तों जो चंद्रभान होता है वो उसी बिस्तर पर पटक देता है और फिर पूरे जोश के साथ उसके साथ वो सारा आगे का काम करता है। ये खेल लगभग आधे घंटे तक चलता है और फिर इस आधे घंटे के खेल में राधिका जो थी वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खुश हो गई थी। अब जो उसका हाल चंद्रभान ने किया था, उसका पति उसे आज तक ऐसा हाल नहीं कर पाया था। उसे बेहद ही सुखद और अच्छा अनुभव हुआ था उस पल में। अब दोस्तों वो उसी पल को जीना शुरू कर देती है और फिर यहीं से शुरू हो जाता है राधिका और चंद्रभान के बीच ये गंदा खेल। ये खेल एक दिन का नहीं होता है बल्कि लगातार चल रहा था। राधिका अब दिमाग लगा ले जाती है और फिर चंद्रभान से कहने लगती है कि आप इतने पैसे रखे हुए और आपका बेटा भी नौकरी कर रहा है। तो चंद्रभान कह रहा है कि अगर मैं उसे पैसे दे दूंगा तो फिर वो घर पर रहने लगा और फिर हम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो राधिका कहती है कि उसके नाम पर पैसा करने की क्या जरूरत है, पैसे आप मेरे नाम पर कर दीजिए। चंद्रभान को लगा कि ये तो मेरी अब हो ही गई है, अब तो मैं इसे वैसे भी हासिल कर चुका हूँ, तो ये जाएगी कहाँ। दोस्तों चंद्रभान कहता है कि चलो ठीक है। फिर चंद्रभान एक दिन बैंक जाता है और फिर बैंक जाने के बाद अपनी जितनी भी जमा पूंजी होती है वो सारी चीजों की वारिस अपनी बहू को बना देता है। दिनेश को कानों कान इस बात की खबर नहीं थी और इधर चंद्रभान और इसकी जो बहू राधिका होती है वो दोनों के जो प्रेम थे वो पूरी तरीके से अब चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। जब तक दिनेश नहीं आता था तब तक ये खेल चला करता था। दोनों पूरा दिन घर में बिना कपड़ों के ही टहला करते थे क्योंकि घर में कोई आने वाला था नहीं, क्योंकि शहर में वैसे भी लोग किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, सिर्फ काम से काम रखते हैं। पूरा घर खाली था, ना तो कोई बच्चे थे और ना ही कोई रोकने टोकने वाला व्यक्ति था। दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत ही हसीन जी रहे थे। घर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर चंद्रभान ने राधिका के साथ जरूरतें को पूरी ना किया हो, चाहे वो बाथरूम हो, सोफा हो, बेडरूम हो या किचन हो, चाहे वो ड्राइंग रूम ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, वो जहां पर भी उसका मूड बनता वो अपने तरीके से उसे हासिल किया करता था। दोस्तों उसकी हरकतें और उसका ये तरीका देख करके कहीं ना कहीं बहू भी उसकी दीवानी हो जाती है, उसे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है और फिर ये गंदा खेल यूं ही चलने लगता है। अब वो पूरे उसके प्रॉपर्टी की भी वारिस बन चुकी थी। उसके बाद ये लगभग 1 साल तक ये खेल चलता है और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी अब साथ ताकत और शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी और ये जो राधिका थी ये अभी जवान थी, इसे तो अभी भी टाइम चाहिए था और वो सुख चाहिए ही था। तो अब उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो उसका ससुर चंद्रभान है अब ये कमजोर पड़ता जा रहा है।
ये अब उतनी अंदर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची जितना कि पहले थी। तो अब उसका पूरा मन जो था वो चंद्रभान से भर चुका था। वो अब चंद्रभान को धीरे धीरे करके इग्नोर करना शुरू कर देती है। जब भी चंद्रभान उसे कहता तो वो काम का बहाना बना करके उसके पास वो नहीं जाया करती थी। अब दोस्तों दोनों का जो मिलन का समय था अब धीरे धीरे करके कम होने लगता है। चंद्रभान को लगता है कि कहीं ना कहीं भी मुझे इग्नोर कर रही है। चंद्रभान ने ये बात भी कहा कि जब से मैंने सारी प्रॉपर्टी और पैसे का वारिस तुम्हें बनाया तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो काफी बदल गया है और अब तुम मुझे उतना टाइम भी नहीं दे रही हो। तो राधिका कहने लगती है कि समय तो देती हूँ और कितना समय दूं आपको। तो चंद्रभान कहता है कि मुझे पूरा टाइम चाहिए, मेरा बस चले तो रात में मैं बेटे को दूसरी जगह पर सुला दूं और तुम्हारे साथ मैं बिस्तर पर रहूं। ये सुनकर के राधिका कहती है कि आप चाहते हो कि घर में कलह मच जाए यानी कि, और हम दोनों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। दोस्तों चंद्रभान जो है वो कहता है कि जिंदगी तो वैसे भी तुम्हारी बर्बाद है, कौन वो तो सिर्फ तुम्हारे नाम का ही पति, उसे तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो काम के सिलसिले में हमेशा ही परेशान रहता है। रात को 12-12 1-1 बजे तक तो वो काम करता है, तो वैसे भी वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूं। और वैसे भी तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरा कर रहा हूँ, खर्च से लेके हर चीज का। अब दोस्तों ये जो राधिका होती है ये पूरी तरीके से अब चंद्रभान से परेशान होने लगी थी। ये चंद्रभान जब उसे जबरदस्ती उसे करने लगता है, कभी उसका हाथ पकड़ लेता है, कभी उधर पकड़ लेता है और उसे बेडरूम की ओर खींच कर ले जाने लगा था। ये चीजें अब कहीं ना कहीं राधिका को बुरी लगने लगी थी। राधिका मन में सोच रही थी कि यार अब किसी तरीके से बस इससे छुटकारा पाना होगा। राधिका ने जब 1-2 बार उसे मना किया तो चंद्रभान ने उसे धमकी दी कि पैसे तुम्हारे नाम नहीं किया, बस तुम्हें वारिस बनाया है और मेरे जीते जी तुम्हें पैसे मिलने वाली भी नहीं है। ये बात राधिका के दिमाग में बैठ जाती है। राधिका को लगता है कि ये भी बहुत होशियार है, मैं तो सोचती थी कि पैसा तो इसने मेरे नाम किया है लेकिन ये तो मुझे वारिस बना कर आया है, जीते जी तो मुझे मिलेगा नहीं, तो क्यों ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो दोस्तों अब चंद्रभान की जो उम्र थी वो लगभग 61 साल उसकी उम्र हो चली थी और वो अभी जवान था, शरीर में भी उसकी उतनी पूरी ताकत भरी हुई थी और जब तक ताकत थी तब तक वो उसका मजा उसका आनंद लेना चाहता था, वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस मामले में उसकी बहू जो थी वो अब उससे उबने लगी थी। अब बहू को नहीं चाहिए था कि वो अपने ससुर के साथ वो टाइम बिताए, वो सारी चीजें करे। खैर बहू ने भी ये सोचा कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और जब तक अभी चंद्रभान में ताकत थी उसका मजा भी खूब राधिका ने लिया। अब जब वो कमजोर पड़ने लगा तो राधिका उसे छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने की रास्ता खोजने लगी। उसे लगा कि अब ये किसी काम का नहीं है, अब जो उसकी जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी चंद्रभान से। अब राधिका और जब चंद्रभान के पास विवाद होता है तो राधिका समझ जाती है कि ये पैसा ऐसे नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसके पास एक मोटी रकम है और उसे वो किसी भी हाल में हासिल करना था और इसीलिए उसके करीब भी गई थी। उसको लगा था कि इसके ना रहने के बाद ये सारा पैसा मेरे नाम हो जाएगा और अगर ये दिनेश काम करे कम का रहेगा तो ठीक है, वरना मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। पैसे तो मेरे पास रहेंगे ही, किसी चीज का कोई गम भी नहीं रहेगा, घर भी मेरे नाम पर रहेगा। लेकिन जब वो धमकी देता है तब उसकी सोच बदल जाती है, फिर ये गलत काम करने की सोच लेती है। एक दिन चंद्रभान राधिका को पीछे से पकड़ लेता है, राधिका उसका विरोध करने लगती है। विरोध के बीच दोनों के बीच विवाद हो जाता है और फिर राधिका को काफी गुस्सा आ जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर वहीं पर पत्थर पड़ा था दोस्तों, उसी से वो मार देती है। पत्थर उसके सर पर लग जाता है, वो गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। जब वो गिर पड़ता है तो फिर उस पत्थर से वो उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है और फिर देखते ही देखते उसके शरीर से जो प्राण होते हैं दोस्तों वो हट जाते हैं। राधिका जो है वो डर जाती है। अब वो कौन सा बहाना बनाए, कैसे अपने आप को बचाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसको ले जा करके बाथरूम में फेंक देती है जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये बाथरूम में गया, नहाने गया होगा, फिसल कर गिर गया और चोट लग गई। दोस्तों जब उसका काम खत्म हो जाता है तो राधिका दिनेश को फोन करके जोर जोर से रोने लगती है कि बाबूजी बाथरूम में नहाने गए, गिर गए और चोट लग गए और उनके शरीर से प्राण निकल गए। ये सुनकर के दोस्तों दिनेश भी दंग रह जाता है क्योंकि आज सुबह ही तो उसने सब कुछ ठीक ठाक ही देखा था, 2-3 घंटे में ऐसी कौन सी घटना घट गई थी। फिर वो अपनी कंपनी में तुरंत छुट्टी लेकर के घर आता है। घर में आकर देखता है तो उसके जो पिता है वो बाथरूम में ही पड़े थे, शरीर से जो है उनका जो रिसाव था जो वो भी चालू था। दोस्तों वो नब्ज वगैरह टटोलता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर वो एम्बुलेंस बुला करके सीधे उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और जब हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसे वहां मृत घोषित कर देते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि असल में सच्चाई क्या है। उसे लगा कि ये कहीं ना कहीं कांड से हो गया, गिर गए, चोट लग गई। और फिर उसके बाद दोस्तों 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। चंद्रभान का जो क्रियाक्रम होता है वो सब किसी तरीके से होता है और ये सब कुछ होने के बाद राधिका जो है वो सबसे पहले बैंक जाती है और फिर बैंक जाने के बाद जो भी पैसे चंद्रभान के होते हैं वो अपने नाम करवाते हैं।
वो सारी चीजें अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लेती है और फिर वो करवाने के बाद घर आती है और फिर दिनेश और साथ में वो रहने लगती है। दिनेश अपने बाप के गम में था, क्योंकि उसका बाप पेंशन भी प्राप्त करता था, जिससे उसका घर का खर्च चलता था। जो पैसे जमा करके रखा था वो तो केवल दिनेश के लिए रखा था, लेकिन उसके बीच में उसकी पत्नी राधिका ने कैसे ये पैसे हड़प लिए उसको इस बात का कोई खबर नहीं था। एक दिन दोस्तों दिनेश अपनी पत्नी से कहता है कि बैंक जाओ और पिताजी ने पैसे फिक्स किए, वहां पर मृतक प्रमाण पत्र लगाकर जाकर पैसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो राधिका कहती है कि बैंक जाने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो दिनेश कहता है कि वो अपने आप नहीं होता, जाकर करवाना होगा। वो उसे रोक रही होती है, दिनेश नहीं मानता है। वो मृतक प्रमाण पत्र लेता है और बैंक की तरफ चला जाता है और जब बैंक में जाता है तो पता चलता है कि पैसा तो राधिका के नाम पर बहुत पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। वो सारे पैसे की मालकिन राधिका है। ये इतना सुनते ही दिनेश समझ नहीं पाता है, तो वो राधिका को फोन करता है और कहता है कि पैसा तो तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो गया, ये सब कैसे हुआ। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, हो सकता है कि बाबूजी ने मुझे ही वारिस बनावा हो। तो वो कहते हैं कि बेशक तुम्हें वारिस बनाया होगा, लेकिन बिना मृतक प्रमाण पत्र लगाए किसी के नाम पर तो पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और तुमने ये प्रोसेस पूरी कब की। वो अपने आप को फंसती देख करके दोस्तों कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। वो उसके ही ऊपर गुस्सा होने लगती है। उसका गुस्सा देख करके कहीं ना कहीं दिनेश समझ जाता है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वो घर आता है और फिर घर आने के बाद राधिका से पूछताछ करने लगता है। राधिका कुछ बता नहीं पाती है। दिनेश उस पैसे को खंगाने में लग जाता है, फिर बैंक में जाता है और जब बैंक में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि आज के लगभग 3-4 महीने पहले उसके पिताजी आए थे और पूरे पैसे का वारिस राधिका को बनाकर चले गए थे। दोस्तों अब वो तहसील जाता है, प्रॉपर्टी की जांच करता है, तो वहां पर भी वारिस जो है वो उसकी पत्नी ही निकलती है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं पत्नी और चंद्रभान के बीच यानी कि उसके पिता के बीच कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ था। घर आने के बाद वो राधिका से बहुत पूछने का प्रयास करता है, राधिका कुछ नहीं बताती है। उसका उल्टे उसके ही ऊपर गुस्सा होने लगती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती है, वो समझ जाता है कि पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में इसने मेरे पिता के साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है। वो क्या कर सकती थी, अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में केस फाइल करता है। वो भी कोर्ट में जा करके अपना एक आवेदन देती है उसके खिलाफ। अब दोस्तों उसको समझने में ये देर नहीं लगती है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से गड़बड़ था। जैसे ही वो अपना कोर्ट में एप्लीकेशन दिनेश डालता है तो फिर जो राधिका होती है वो उसे घर से बेदखल कर देती है। कहती है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है वो मेरा है। जब अपने पिता के प्रॉपर्टी को पाना तब घर आना, वरना जाकर के अपनी कहीं व्यवस्था देखो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, तुम किसी काम के नहीं हो। दोस्तों जो विवाद होता है वो पूरी तरीके से हाईलाइट हो जाता है, बहुत ही चर्चा का विषय बन जाता है। एक पत्नी पैसे के लालच में अपने ससुर के साथ ऐसा कदम उठाई और पैसे भी ले लिए और फिर उसके साथ ऐसे उसके बेटे के साथ ऐसी घटना को भी अंजाम दे रही थी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि लालच में आकर के रिश्तों को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जैसे कि राधिका ने किया। एक बार भी नहीं सोचा कि रिश्ते में वो उसके पिता के समान था और उसके साथ ऐसा सब कुछ करना कितना घटिया और कितना अपराध था। उसने इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं सोचा देखा और फिर ऐसा कदम उठा करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। दोस्तों ये घटनाएं हमें सीख देती हैं कि आज के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। कौन से व्यक्ति की नीयत और मानसिकता कब और कहां बदल जाए ये कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ।